तो आखिर होर्मुज पर नया कानून बनाकर ईरान ने अमेरिका को किस तरह से झटका दिया है, इस टॉपिक पर डिबेट की शुरुआत करने से पहले मेहमान बता देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ी हैं, भू राजनीतिक मामलों की जानकार, अमेरिका से लाइव और रिपब्लिकन पार्टी की नेता भी रही हैं। सैयद अली अदनान रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से व्यूअर्स को बता देते हैं। बेरूत के दरिया में आईडीएफ ने हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अल रुबैरी इलाके में मिसाइल से हमला किया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीर जो सामने आई, देखिए, ये बेरूत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आईडीएफ ने एक इमारत पर हमला किया और लोग सहम गए इस अटैक के बाद। तो क्या अमेरिका होर्मुज चक्रवात में फंस चुका है? सीधे चलते हैं गेस्ट के पास। कर्नल जे.एस. सोढी से पहला सवाल है मेरा। कर्नल साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि अमेरिका जो कह रहा था होर्मुज खुलवाएंगे, ईरान ने तो बिल ही पास कर दिया और अमेरिका इजराइल के जहाजों को सैंक्शन कर दिया, बैन कर दिया, और जो जहाज बाकी घुसरेंगे उन पर टोल लगाने का ऐलान कर दिया। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध जनरल थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। इस ईरान युद्ध जो कि 28 फरवरी को हुआ, उसके ठीक एक हफ्ता पहले 21 फरवरी जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी ईरान के हमले के लिए, तो अमेरिकी सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोला कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका के बहुत घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप रहे, वो तो किसकी सुनते हैं नहीं। उन्होंने इस बड़े सैनिक अफसर की बात को नकारा और हम देख रहे हैं आज युद्ध का 32वां दिन है और क्या हाल अमेरिका का हो रहा है, क्या हाल इजराइल का हो रहा है, ये आपने अभी बड़े अच्छे अपने ओपनिंग नैरेटिव में बताया। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, जो ईरान की संसद ने आज बिल पास किया, ये वाकई में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। वो देश जिस पे अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने 47 साल से प्रतिबंध लगाए थे, वो देश जिसकी आर्थिक और सैनिक ताकत अमेरिका इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है, वो किस तरह से खड़ा है। विवेक जी, जब भी ये युद्ध खत्म होगा, 14 मई से पहले तो डेफिनेटली होगा, जब भी ये युद्ध खत्म होगा, ईरान का रेजिस्टेंस, ईरान का खड़ा होना अमेरिका इजराइल के सामने, ये दुनिया के हर सेना में केस स्टडी के तौर पे बताया जाएगा। जो लोग रोते हैं कि जी हमें विदेशी ताकत काम नहीं करने दे रहे, हमें ये नहीं काम करने दे रहे, ये सोरोस पोरस के जो नारे लगाते रहते हैं, सबको ईरान से सबको सीख लेनी चाहिए कि ये देश इतने बड़े आर्थिक प्रतिबंध के बाद कोई ढंग की सेना ना होते हुए जो इसने किया है, वाकई में बहुत उल्लेखनीय है। बिल्कुल। मैं पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। पूर्णिमा जी, ये बहुत शर्मिंदगी वाली स्थिति है। अगर मैं इसको देखूं, एनालाइज करूं, इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, दुनिया के सबसे ज्यादा इलीट फोर्सेस, अत्याधुनिक वेपन्स, और एक होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की बात करें तो ईरानी संसद ने बिल पास करके कह दिया कि अमेरिकी और इजरायली जहाज बैन रहेंगे और बाकी जो गुजरेंगे उनसे हम टोल लेंगे। यह अलग विषय हो सकता है कि ईरान को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर तमाचे की तरह है, कूटनीतिक तमाचा है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद विवेक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले तो आपने ये क्वेश्चन ये बोला है कि ये शर्मिंदगी की बात है जी, और आई फील अशेम्ड दैट दिस इज माय प्रेसिडेंट
एंड अमेरिका की प्रेसिडेंट है, सबसे पावरफुल कंट्री की एक टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, अमेरिका की एलाइज के साथ काम करना विथ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, वो अपने आप को अमेरिका फर्स्ट इज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स रिसोर्सेस एंड लाइव्स हो चुका है। एंड ये माफियागिरी हो चुकी है, ये दादागिरी हो चुकी है, ये पायरेटिंग, लुटेरा, डेकोइट गिरी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ प्ले बुक ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी जो हम कहते हैं। सो इसमें कोई दोहराई नहीं है। सेकेंडली, आपने ये कहा है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तोड़ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सही है कि गलत है, वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है विवेक जी, आज यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक रेजोल्यूशंस लेके आए ईरान के अगेंस्ट, वो जो डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं अपने सॉवरेनिटी के लिए, अपने जो भी है वट एवर, यू डोंट हैव टू लाइक देम, बट एट द सेम टाइम यूएन का ऑडासिटी हुआ यूएस के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने के लिए, उनको बोलने के लिए कि एक्चुअली द इन्वेजन वाज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वॉर ऑफ एग्रेशन वाज डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स। हुआ है? किसी का करेज है? आज दुनिया में एक कंट्री है, मुझे बताइए, अब मैं इंडिया का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ, आप इसमें एक कंट्री है दुनिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स को इन्वेडर हिसाब से बोला है। पिछले 4 साल से हमें ये ठुसा के बताया गया है कि रशिया वॉज द इन्वेडर ऑफ यूक्रेन। आज अब 32 डेज हो चुका है, आपके चैनल में सारा एवरी सिंगल डे 4, 5, 4, 5, 6 आवर्स, 7 आवर्स, कभी कभी 10 आवर्स बैठे हुए थे, हमने इस युद्ध के बारे में बात कर रहे। मुझे आप एक एनालिस्ट बोलिए, एक एंकर बोलिए, एक न्यूज चैनल बोलिए जो अमेरिका को इन्वेडर बताया है और एग्रेसर बताया, बताइए। तो आप ये क्वेश्चन ही पूछते कैसे हो, जो ईरान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन तो आप अमेरिका को नहीं पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन तो आप इजराइल को नहीं पूछ रहे हो कि एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहे हो। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो ट्रूथ सोशल में पोस्ट करते, पूर्णिमा जी, मैं आपको एक एंकर का नाम बता सकता हूं, उसका नाम है विवेक शांडिल्य, जिसने लगातार 30 दिनों में ये बात कही है कि अमेरिका का ये फैसला दादागिरी है, माफियागिरी है, गुंडागर्दी है, ये एक तरफा है और गलत। ईरान के जो आंतरिक हालात है, ईरान अपने आंतरिक हालात के लिए जिम्मेदार है। वहां की सरकार, वहां की रिजीम, वहां के लोग उसका फैसला करेंगे। इसका हक अमेरिका को किसी ने नहीं दिया कि वो किसी भी देश में घुसकर उसके हक, हुकूक और उसकी संप्रभुता को चैलेंज करें। आज आपने कहा पूरी दुनिया खामोश है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब अमेरिका किसी और देश पर अब फिर से हमला करेगा तो उस दिन किसी और देश की बारी आएगी, उस दिन फिर पूरी दुनिया खामोश रहेगी। इसलिए पूरी दुनिया को एक अलाइन होने की आवश्यकता है। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं हिमांशी और रिजवी जी के पास जा रहा हूं। छोटी सी बात कहना चाहती हूँ विवेक जी, नैरेटिव इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे वर्ड्स रख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। द रीजन प्रेसिडेंट ट्रम्प और उसके एडमिनिस्ट्रेशन उसको वॉर घोषणा इसलिए नहीं किया कि वो डॉज कर पाए कांग्रेशनल अप्रूवल का। तो ये सिर्फ मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, पीट हेग्सेट किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भाषा वॉर मॉन्गरिंग है और एक डिक्टेटर की तरह और एक तरह से गुंडे की तरह बात करते हैं वो। एब्सोल्युटली, प्रिसाइजली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं स्पेसिफिकली इस वॉर को यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर ऑफ एग्रेशन बोल रही हूँ। war of choice, lot of people are saying, but it's an aggression and United States is the aggressor and invaders. आप specifically बोलिए United States is the invaders। आप global country को एक साथ लेके आइए और बोलिए, और United Nation में एक resolution पास करवाइए। whether it is going to pass or not doesn't really matter, एक document तो रहेगा ना। आज ईरान के अगेंस्ट आपने रेजोल्यूशन लेकर आ गए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन इज ए टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट हैव एनी पावर। दुनिया में आज तो कोई पीस लेके नहीं आ पाए, वो क्या करेगा? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक डॉक्यूमेंट तो रहेगा ना आपके पास, वो आप हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देख पाएंगे अगर हिस्टोरिकली कोई नहीं। लेकिन ईरान ने जो 1 महीने में किया है वो तो पढ़ाया जाएगा ना दुनिया को, एक काले इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी। और तो डोनाल्ड ट्रंप इतने डरे हुए कह रहे हैं मुझे इंपीच किया जा सकता है, मुझ पर ये महाभियोग चलाएंगे, मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट अपने संबोधन में कही है। वो जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनका क्या होने जा रहा है।
अमेरिका के लोग किस कदर नाराज है। 90 लाख लोग सड़क पर उतरे थे और मुझे खबर मिली है कि अभी कमिंग संडे को 1 करोड़ लोग नीचे सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है। मैं हिमांशी जी से, हिमांशी जी, ईरान ने कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है ये बिल पास करके होर्मुज के ऊपर, जब अमेरिका कह रहा है कि भाई आपने होर्मुज नहीं खोला तो हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद विवेक। जय हिंद। देखिए, इससे पहले कि हम आपके टॉपिक पे आए, मैं आपको 2 छोटी चीजें बताती हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आप ईरान के रणनीतिक नेतृत्व को समझे तो वहां पर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग तो नैनो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों में भाई पीएचडी करे हुए हैं। तो उनको पता है कि युद्ध को कैसे चलाना है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है और देश को कैसे चलाना है। और दूसरी बात यह है, मुझे नहीं पता कि ट्रंप के पास ऐसे कितने लोग हैं जो इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं या इस तरह का साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं। और देखिए, जब हम बात करें आपके टॉपिक की, तो अब ईरान बहुत क्लियर है उसको क्या करना है, और ईरान ने इन चीजों को भी प्रॉपर डिस्कस करके फिर एक मैनेजमेंट का कानून पास किया है। और डेफिनेटली देखिए, अगर वो वहां पे सुरक्षा प्रदान कर रहा है या वहां का पर्यावरण देख रहा है, और उसने बकायदा देखिए ओमान को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं इस पानी की सीमाएं मिलती हैं। टेरिटोरियल वाटर्स में एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम की चीज होती है जो हम सब देशों के पास होती है, जिनका कहीं ना कहीं समुद्री सीमाएं लगी होती हैं। बिल्कुल। और अगर अमेरिका अपनी तरफ से जब उसने सऊदी के साथ में मिलकर या जिन भी देशों के साथ मिलकर जब पेट्रो डॉलर में पूरे विश्व का व्यापार जो होगा, जो तेल का है, वो डिसाइड किया था, तो क्या उसने ईरान से पूछा था कि भाई आप किस में व्यापार करना चाहते हैं? नहीं पूछा था। तो आज अगर ईरान रियाल में टोल वसूलना चाह रहा है तो वो ठीक है, और वो बहुत क्लियर है, उन्होंने कानून पास किया है इस चीज को लेके। अगर अमेरिका अपनी दादागिरी इकोनॉमिक्स को लेके कर सकता है, तो ईरान इकोनॉमिकली ही उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ईरान बहुत क्लियर है, आप मिसाइल मारेंगे, हम मिसाइल मारेंगे। आपने हम पर 12,700 के करीब सैंक्शंस लगा दिए, कोई बात नहीं, हम उस समय नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे कमजोर करना है ये स्टडी किया है, और ये उसी दिशा में एक कदम है। अगर ये टोल वाकई लागू हो जाता है तो लगभग 100 बिलियन एक साल में ईरान कमा पाएगा। तो ये युद्ध में जो उसकी क्षति हुई है वो पूर्ति काफी हद तक हो पाएगी, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई देश अपनी रीढ़ अगर झुका लेता है अमेरिका के सामने, तो वही वजह है कि वेनेजुएला के बाद ईरान नहीं, ये तो फिर ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। नहीं, ऐसा है जैसे तेहरान ने मिर्ची मसल दिया। वो कहते होर्मुज खोल दो, होर्मुज खोल दो। इन्होंने कहा कि भाई हम इजराइल और अमेरिका के जहाज को इस इलाके से बैन करते हैं। बहुत जरूरी है। और देखिए, ये ईरान ने सिर्फ नीतियां या कानून नहीं बनाया है, उन्होंने इसको कैसे धरातल पर इंप्लीमेंट करना है उसके लिए भी काम किया। उनकी माइंस तैयार है, उनकी फास्ट अटैक बोट्स तैयार हैं, उन्होंने मिसाइलें भी रखी हुई हैं जो इनकी मरीन मिसाइलें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिका की तरह जो एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून बना देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उस तक में भी ये नीचे तक गए हैं। और अभी तो देखिए हूती भी शुरू हो गए। तो 20% तो आपका ईरान ने बंद कर दिया व्यापार, और पूरी जितनी भी आपकी सप्लाई चेन थी, 12% हूतीज बंद कर देंगे, तो 32% अगर पूरे विश्व में तेल और बाकी व्यापारिक चीजें बंद हो जाती हैं, तो कितना बड़ा संकट ये पूरे विश्व में आएगा। और ये सिर्फ अमेरिका की वजह से हो रहा है, क्योंकि ईरान तो बातचीत के टेबल पे बैठा हुआ था, आप उठ के गए थे, आपने बम मारा तो आप भुगतिए अब ये। सो मुझे लगता है कि देखिए, जब युद्ध होता है तो सब कुछ हर तरीके से हर कंट्री अपने आप को डिफेंड करती है, तो ये ईरान का तरीका है जी। मतलब ईरान ने हर मोर्चे पर अमेरिका को जवाब दिया। अगर आर्थिक मोर्चे पर हमला हुआ तो आर्थिक मोर्चे पर जवाब, अगर एनर्जी साइड पर हमला हुआ तो एनर्जी साइड पर अटैक। तो ये एक स्ट्रेटेजी टिट फॉर टैट वाली चल रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात। लेकिन बाकी के मुल्क को परेशानी क्यों यहां पर सामना करना पड़े? कम से कम इस मामले में तो ईरान को विचार करना चाहिए। ठीक, आप अमेरिका को जवाब दीजिए, लेकिन बाकी के मुल्कों का क्या दोष है भाई? वो उनके लोग सफर कर रहे हैं, तो इस बारे में कम से कम तेहरान को विचार करना चाहिए। रिजवी साहब। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका, सारे पैनलिस्ट को और आपको सलाम अर्ज है। इसके उल्टा भी सवाल हो सकता है विवेक जी कि सारे मुल्क को भी मिलकर ईरान के बारे में सोचना चाहिए, जो कि अब तक 44 साल से नहीं सोचा गया।
मैं ऑब्जेक्टिव पर बात करना चाहूंगा विवेक जी। पिछले इस जंग में जो 1 महीना गुजर गया है, अमेरिका का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो रोज बदलता गया। कभी तो रेजिम चेंज करना था, कभी ईरान में दाखिल हो जाना था, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने कब्जे में ले लेना था। हर दिन कुछ ना कुछ नए बयान आ रहे थे ट्रम्प के। आपने देखा होगा कल जाकर सेक्रेटरी रूबियो ने आकर कहा कि अब हम आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यानी आप सोचिए कि 1 महीने के बाद जब जंग में सब लोग परेशान हैं, अब ये अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे, और उसमें उन्होंने 4 बातें बताई। उनमें से वो 4 बातें कि मैं उनकी फोर्स को तबाह करना चाहता हूं, नेवी को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसे रोकना चाहते हैं। जहां पे खत्म करने की बात थी वहां पर रोकने पर आ गए। और चौथा और आखिरी कि हम जो है इनकी मिसाइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये तमाम तर वो 4 बातें थी जिसके बारे में ट्रम्प मुसलसल कहते आ रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया। अब जाके वो ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।